गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। जहां तक एसिड रिफ्लक्स का सवाल है, जो एसिड खाने की नली में आता है, इट्स ए वेरी 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 कॉमन प्रॉब्लम। जो एसिड रिफ्लक्स है वो कभी कभी हो सकता है, जो एसिड रिफ्लक्स है वो रेगुलर हो सकता है, और अगर रेगुलर हो सकता है तो वास्तव में ये GERD में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे ट्रीटमेंट की जरूरत है। नो, जहां तक एसिड रिफ्लक्स है, इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी मेडिसिन अवेलेबल होती हैं मार्केट में। आज मैं उनकी बात करूंगा। नो, जो एसिड रिफ्लक्स है उसके बारे में कुछ बेसिक आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर हम देखें कि एसिड रिफ्लक्स क्या है, वो अगर आपके खाने की थैली उससे एसिड पलट कर आपके खाने की नली में आता है, ये एसिड रिफ्लक्स है। ये लंबे समय तक आता है, बार बार आता है, तो खाने की नली का नीचे का जो हिस्सा है वो डैमेज हो जाता है। इसे कहते हैं GERD या गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। अगर ऐसा होगा तो खाने की नली या बीच में यहां तक आपको जलन का एक सेंसेशन आएगा, कभी कभी खट्टा खट्टा पानी मुंह में आ जाएगा, जो जलन है वो गले तक आपको महसूस हो सकती है। और ये इस तरह के सिम्टम्स अगर आपको लगातार चलते चले जाते हैं तो एक्चुअली ये GERD का इंडिकेशन देते हैं, जो एक डिजीज प्रोसेस है। नो, जब हम ट्रीट करते हैं आपके एसिड रिफ्लक्स को, तो हमारा एम क्या होता है? हमारा एम होता है कि आपको यहां जो भी सिम्टम्स हैं, आपको चाहे दर्द है, चाहे आपको जलन है, उसे खत्म होना चाहिए। नंबर 2, अगर खाने की नली में कहीं अंदर छाले हैं, दाने हैं, कुछ घाव हैं, उनको सूखना चाहिए। एंड हम ये भी चाहते हैं कि फ्यूचर में इस तरह के जो एपिसोड्स हैं ये आपको ना हो। इसका मतलब सिम्टम्स गायब होना चाहिए, खाने की नली में डैमेज को ठीक होना चाहिए, एंड हमें वो देखना है कि इस तरह के सिम्टम्स आपको दोबारा ना हो। ना, जो हम ट्रीटमेंट एम करते हैं तो हम सबसे पहले आपसे उम्मीद करते हैं कि आप कुछ अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करेंगे। नंबर 1, आपको अपनी जो डाइट है उसमें चेंज करने की जरूरत है। वो सब फूड्स जो एग्रोवेट करते हैं, चाहे डीप फ्राइड आइटम्स हो, समोसे हो, कचौड़ी हो, अचार हो, इन सबको आपको अलग करने की जरूरत है। तो डाइट चेंज करने की जरूरत है, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपको जो बेड में जो पोजीशन है वो थोड़ा सा आपका हेड एंड अपर बॉडी उसको एलिवेट करने की जरूरत है, ये आपको खुद करना पड़ेगा। आपको अल्कोहल अवॉइड करने की जरूरत है या मिनिमाइज करने की जरूरत है। इन टोबैको 100% अलग करने की जरूरत है, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप ओवरवेट हैं, आपको वेट कम करने की जरूरत है, ये काम आपको ही करना पड़ेगा। एंड ऑन एन एवरेज आपको अपने जो कपड़े हैं वो लूज पहनने चाहिए। बहुत जो टाइट क्लोथ्स हैं वो GERD को एनहांस करते हैं, इसलिए आपको अपनी जो ड्रेसिंग स्टाइल है वो खुद को ही ठीक करनी पड़ेगी। इसका मतलब आपकी जिम्मेदारी है डाइट को देखें, आपकी जिम्मेदारी है बेड को ठीक करें, आपकी जिम्मेदारी है कि अल्कोहल टोबैको पर ध्यान दें, अपने वजन पर ध्यान दें, एंड अपने जो कपड़े हैं उनको लूज फिटिंग में पहने, बहुत टाइट फिटिंग में कपड़े नहीं पहने। इसके बाद अगर इसके बाद भी आपको सिम्टम्स रहते हैं तो नंबर 1 पर जो मदद आपको मिलती है वो मिलती है एंटासिड से। एंटासिड्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं, आपको मिलते हैं बिना प्रिस्क्रिप्शन के। जो एंटासिड्स हैं वो एक्चुअली एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इन आपको तुरंत ही रिलीफ दिलाते हैं, लेकिन ये रिलीफ कुछ घंटे तक रहती है, इन उसके बाद ये रिलीफ खत्म हो जाती है, क्योंकि इतना ही एंटासिड का लाइफ स्पैन है। ये जो रिफ्लक्स है उसको ट्रीट नहीं कर सकते, ये जो अंदर एसिड आ गया है या अंदर है उसको न्यूट्रलाइज करने की ताकत रखते हैं, इसलिए इसको लंबे समय तक इनको रिकमेंड नहीं किया जा सकता। नो, एंटासिड के साथ में प्रॉब्लम यह है कि ये सेफ हैं शॉर्ट टर्म यूज के लिए, लेकिन कुछ थोड़े थोड़े साइड इफेक्ट लेके चलते हैं, जैसे कभी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, कभी वॉमिटिंग या हल्का सा जी मिचला सकता है, कभी कभार मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के सिम्टम्स आ सकते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज एंटासिड सेफ माना जाता है शॉर्ट टर्म यूज के लिए। नंबर 2, जो एंटासिड आप यूज करते हैं वो अगर कैल्शियम कार्बोनेट बेस्ड होते हैं, उनमें कभी कभी प्रॉब्लम होती है, पेट में दर्द आ सकता है, कॉन्स्टिपेशन आ सकता है, हेडेक आ सकता है, कभी फ्लैचुलेंस ज्यादा आ सकता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट बेस्ड जो एंटासिड हैं वो ये प्रॉब्लम लेके चलते हैं। तो नंबर 1 ग्रुप जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं एंटासिड, इसके लिए आपको किसी प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है। मेडिकल स्टोर पर जाइए, ये सिरप फॉर्म्स में भी मिलते हैं, गोलियों के फॉर्म में भी मिलते हैं। नंबर 2 पर आते हैं H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स। जो H2 रिसेप्टर्स ब्लॉकर्स हैं ये एक्चुअली मेडिसिन हैं जो अर्ली 80s में डेवलप हुई। ये एसिड के प्रोडक्शन को नीचे लेके चलती हैं, इन कई घंटे तक ये इसको नीचे करके चल सकते हैं। सबसे कॉमनली जो यूज्ड हम लोग यूज करते रहे हैं हम लोग, दैट वाज साइमेटिडीन इन द बिगिनिंग,
लेकिन रेनिटिडीन, फेमोटिडीन, इनको अभी सबसे ज्यादा यूज किया गया है। ये एसिड के जो प्रोडक्शन है उसको कई घंटे तक कंट्रोल करने की ताकत रखती हैं। ये लंबे समय तक इस्तेमाल अगर की जाती हैं तो बाय एंड लार्ज इनको सेफ माना जाता है। सबसे नंबर 1 पर आते फेमोटिडीन, उसके बाद आती है निजाटिडीन, सेमेटिडीन विड्रा हो गई, रेनिटिडीन बहुत सारे कंट्रीज में विड्रा हो गई, बट बहुत सारे कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया आज की तारीख में भी अवेलेबल है। रेनिटिडीन वाज मोस्ट कॉमनली यूज्ड, ये बात बिल्कुल सही है कि ये सबसे ज्यादा यूज होती थी, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स में सिंस अप्रैल 20 इसको जो विड्रा कर लिया गया, ये मान के कि ये शायद पोटेंशियली कार्सिनोजेनिक है, तो इसलिए यूएस में ये विड्रा है, लेकिन इंडिया में ये अवेलेबल है। एंड मेरा ऐसा मानना है इट हैज बीन यूज्ड फॉर सो मेनी इयर्स कि शायद ये इसका साइड इफेक्ट सही नहीं है। नाउ नेक्स्ट जो H2 ब्लॉकर्स अगर आप लेते हैं तो इनके थोड़े से पोटेंशियली साइड इफेक्ट हैं। नौशिया वॉमिटिंग इज ए कॉमन प्रॉब्लम, कभी सिर में दर्द हो सकता है, कभी ब्लोटिंग हो सकती है, कभी कभार पेट में दर्द या लूज मोशन की शिकायत हो सकती है, बट दीज आर वेरी माइनर साइड इफेक्ट्स, तो आप H2 ब्लॉकर सेफली यूज कर सकते हैं। तो नंबर 1 लाइफस्टाइल आपने ठीक की, नंबर 2 आपने एंटासिड यूटिलाइज किए, नहीं काम चला तो आपने H2 ब्लॉकर जैसे फेमोटिडीन जैसी जो मेडिसिन है वो आपने ले ली, वो आपको ओटीसी पर मार्केट में अवेलेबल होती हैं। नाउ नेक्स्ट वन आते हैं प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन। इनके लिए आपको डॉक्टर का पर्चा चाहिए, बिकॉज ये जो मेडिसिन हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, ये यूजफुल हैं, लेकिन इनके अपने साइड इफेक्ट्स हैं। नंबर 1 पर आते हैं प्रोकाइनेटिक्स। जो प्रोकाइनेटिक्स होती है मेडिसिन, ये एक्चुअली हमारे खाने की थैली की स्पीड को बढ़ाती हैं, तो इसलिए खाने को तेजी से आगे बढ़ाती हैं। जो खाने की थैली को खाली करने की स्पीड है उस पर काम करती हैं। खाने की नली और खाने की थैली के बीच का जो जंक्शन है इसको ये टाइट करती हैं ताकि एसिड पलट के आपके खाने की नली में ना आने पाए। ये जो मेडिसिन हैं जो सबसे ज्यादा यूज की जाती हैं उनमें नंबर 1 पर आता है मेटाक्लोप्रोमाइड, ये सबसे ज्यादा यूज होती है। इसके बाद आते हैं डोमपेरिडॉन। अगर हम ध्यान से देखें मोस्ट ऑफ द मेडिसिन जो आप खाते हैं जिनमें डीएसआर होता है, डी लिखा होता है, उनमें एक्चुअली डोमपेरिडॉन होता है। नंबर 3 पर आते हैं लिवोसल्फिराइड। जितने भी आप इस तरह एसिड की दवाइयां खाते हैं जिनमें आखिरी में एल लिखा होता है, नेक्सप्रोएल, सोमप्राज एल, एल एक्चुअली लिवोसल्फिराइड के लिए होता है। नंबर 4 पर आते हैं इटोप्राइड। जिन मेडिसिन में पीछे आईटी लिखा हुआ होता है जैसे सोमप्राज आईटी, नेक्सप्रो आईटी, इनमें सब में एक्चुअली इटोप्राइड होता है। नंबर 5 पर आते हैं एकोशियामाइड, ये भी एक प्रोकाइनेटिक है जो इस वाल्व को टाइट करती है एंड खाने की थैली की स्पीड को बढ़ाती है। तो नंबर 3 पर जो मेडिसिन यूज होती हैं दे आर प्रोकाइनेटिक्स। और जो प्रोकाइनेटिक मेडिसिन जब आप यूज करते हैं कॉमन साइड इफेक्ट थोड़े थोड़े, इन द सेंस कि कभी नौशिया हो सकता है, बट यूजुअली द डायरिया इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम जो प्रोकाइनेटिक मेडिसिन के साथ में आती है। नाउ नेक्स्ट जो मेडिकेशन का ग्रुप है जो सबसे ज्यादा यूज होता है एक्चुअली इस प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। ये वास्तव में हमारा जो एसिड है उसके प्रोडक्शन को बहुत इफेक्टिवली कंट्रोल कर देते हैं। इनफैक्ट जो एसिड का जो प्रोडक्शन है वो इतना कंट्रोल हो जाता है कि आपको महसूस ही नहीं होता है कि आपको एसिडिटी नाम की कोई प्रॉब्लम है। और चूंकि एसिड की अमाउंट यहां बहुत मिनिमाइज हो जाएगी तो नेचुरली आपके खाने की नली में नहीं आने पाएगा, तो आपको जो एसिड रिफ्लक्स होता है, सीने में जलन होती है, खट्टी डकारें आती हैं, उनके आने की जो संभावना है वो मिनिमाइज हो जाएगी या बंद हो जाएगी। जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर सबसे ज्यादा यूज होते हैं उनको ध्यान से देखिए। नंबर 1 पर आती है ओमेप्रोजाल जो सबसे पहले डेवलप हुई थी लेकिन आज भी यूज की जाती है। सेकंड वन इज द लेंसप्रोजाल, ये नंबर 2 पर डेवलप हुई थी, आज भी यूज होती है। नंबर 3 पर आती है रेबेप्रोजाल, उसके बाद पेंटोप्रोजाल, एस ओमेप्रोजाल एंड डेक्सलेंसोप्रोजाल। ये 6 ऐसे पीपीआई हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं, जो अलग अलग नाम से मार्केट में मिलते हैं, जो एसिड को सप्रेस करने की ताकत रखते हैं। अलग अलग जितने भी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं उनमें डिफरेंस इतना ही है कि कोई एसिड का जो कंट्रोल है वो 15 घंटे तक करता है, कोई 17 घंटे तक करता है, कोई 20 घंटे तक करता है, कोई 22 घंटे तक करता है। तो ये अलग अलग जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये एसिड का जो कंट्रोल है आपकी बॉडी में, ये अलग अलग घंटे तक करने की ताकत रखते हैं। ऐसा कोई पीपीआई नहीं है जो आपके जो एब्डोमेन है या आपका जो स्टमक है उसमें एसिड को 24 घंटे के लिए कंट्रोल करके रख सके। ये बिल्कुल सच्चाई है ना। जब आप पीपीआई लंबे समय तक लेते हैं ये बात बिल्कुल सही है कि थोड़े बहुत साइड इफेक्ट आ सकते हैं, बट इन जनरल दे आर सेफ फॉर लॉन्ग टर्म यूज, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो एसिड रिफ्लक्स है वो प्रॉब्लम ही है कि आपके खाने की थैली से खाने की नली में एसिड आया।
ये जो बार बार आता है तो ये प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, इसे कहते हैं GERD। अगर आपको ठीक करना है तो कुछ आपकी जिम्मेदारी है, आप अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करिए। वो उससे एकदम कंट्रोल नहीं आ रहा है तो आपको फिर कुछ OTC मेडिसिन आपके हाथ में है, आप चाहे एंटासिड इस्तेमाल करें, चाहे आप H2 ब्लॉकर इस्तेमाल करें जैसे रेनिटिडिन या फेमोटिडिन जैसी दवाइयां हैं, और इनसे नहीं काम चलता है तो आप अपने डॉक्टर से बात करिए, तो वो या तो PPI या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स देंगे जो एसिड को कंट्रोल करते हैं, एंड साथ में कुछ प्रोकाइनेटिक मेडिसिन भी आपको चल सकती हैं। ऑल दिस मेडिसिन जनरली सेफ है लंबे समय के इस्तेमाल के लिए, लेकिन इनको बहुत लंबे समय अगर लेना है तो आपको अपने डॉक्टर से जरूर बात करनी चाहिए, उनके गाइडेंस में ही इस तरह की मेडिसिन लेनी चाहिए। तो जो एसिड रिफ्लक्स की जो मेडिसिन हैं, आप क्या यूज कर सकते हैं, उनके क्या कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं, इनको समझने में अगर ये वीडियो हेल्प करता है जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर VK मिश्रा फ्रॉम गेस्ट लीवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।